हेलो बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी सीक्वेंस में फुल्ली लेंथ क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करेंगे, जिसमें कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक में हो सकता है कि सीक्वेंस अलग हो। आप देख लेना कि जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उसका जो टोटल है वो है 96,200, 96,200। तो देखिए किस प्रकार इस क्वेश्चन को मिलाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको 12th की अकाउंटेंसी में सिर्फ एक ही चैप्टर के अंदर मिलेगा और वो होगा एनपीओ। यानी कि पूरी अकाउंटेंसी के अंदर रिसिप्ट्स ऑन पेमेंट अकाउंट किसी दूसरे चैप्टर में नहीं बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एनपीओ का पार्ट होगा। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप जहाँ पर भी देखो तो समझ जाना कि वो हमारा एनपीओ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये रिसिप्ट साइड है, इस रिसिप्ट साइड के अंदर आपको कैपिटल रिसिप्ट्स भी नज़र आएंगी और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी नज़र आएंगी। पेमेंट साइड में रेवेन्यू पेमेंट भी होंगी, कैपिटल पेमेंट भी होंगी और नीचे होंगी कुछ एडजस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज दैट डेट, उसी डेट की बैलेंस शीट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर एट द रेट 10%। फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करते हुए आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट कभी भी क्वेश्चन आपको नहीं कहेगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, वो हम अपने आप बनाते हैं, क्योंकि जो ओपनिंग कैपिटल होती है जिसे हम इस चैप्टर के अंदर कैपिटल फंड बोलते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट अपने आप बनानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना कि आप वेट में रहो कि क्वेश्चन पूछेगा तो ही बनाएंगे। हम ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा बनाएंगे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से ही पता चलेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहले मैं इसमें सोल्व करता हूँ। मैं आपको इसकी फ़ोटो भी भेज दूँगा सोल्व करने के बाद। आंसर नंबर 13 आप देख लेना। यहाँ मैं लिखता हूँ 12th अकाउंट, चैप्टर रहेगा एनपीओ। आज तारीख हो गई है बेटा 12 जुलाई। 4 दिन बाद हम स्कूल में मिलेंगे। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, फेस टू फेस पढ़ने का तो मज़ा ही कुछ और है। देखिए बेटा, मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। ओपनिंग वर्ड नहीं लिखना है आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ। बैलेंस शीट, इस एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, आप अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाओगे अगले वाले क्वेश्चंस की। बैलेंस शीट ऑफ स्टार क्लब एज एट। अब देखिए, अब सबसे पहले देखिए कि आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन से ईयर का दिया है बेटा, 31 मार्च 2019। इसका मतलब आपको एक साल पहले पहुंचना है और उस दिन बैलेंस शीट बनानी है। 31 मार्च 2018 को बनानी है। छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी। ये हमारा लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट, ये एसेट साइड और ये अमाउंट। आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रेजेंट करके आएंगे, शॉर्टकट में नहीं चलेंगे। ये सिर्फ हमारा समझने का तरीका है। आप पूरी वर्डिंग लिख के आएंगे, पूरा फॉर्मेट बना के आएंगे बाकायदा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते टाइम कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आपने जिस डेट को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, आप उस डेट के दिए हुए जो डाटा हैं वो क्वेश्चन में से उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए। इस डेट को आपको कोई भी बैलेंस नज़र आए, अब देखो 31 मार्च 2018 है, 1 अप्रैल 2018 भी दे देता है ना, तो भी वो यही डेट मानी जाएगी, क्योंकि 31 मार्च का ही तो डाटा अगले दिन ट्रांसफ़र होगा। तो कंफ्यूज मत हो ना, चाहे 31 मार्च हो चाहे 1 अप्रैल हो। अगर इन दोनों डेट के डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, कोई भी बैलेंस गिवन हो किसी भी आइटम का, वो लायबिलिटी या एसेट साइड में ज़रूर आएगा। अब सबसे पहले देखिए बेटा, जो रिसिप्ट साइड का जो पहला आइटम होता है, जो टू बैलेंस बीडी के नाम से होता है, वो हमेशा कैश का ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा, चाहे उसके साथ में डेट दे चाहे ना दे।
टू बीडी को हमेशा आपको ओपनिंग कैश मानना है और एसेट साइड में दिखा देना है। ये दिया है बेटा 4400। हमने एक सी प्रैक्टिस भी कर ली थी, दोबारा देख लेते हैं। अब देखिए, एक अमाउंट हमने लिख ली। अब इनमें से किसी भी अमाउंट के साथ हमें डेट गिवन नहीं है, इनको हम छोड़ देंगे। इधर आते हैं, इधर भी हमें किसी भी अमाउंट के साथ डेट गिवन नहीं है। यहाँ डेट गिवन है, ये 31 मार्च 19 है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट है। तो इसमें से हमने 2 BD को उठाना है। अगर यहाँ पर बाई BD होता तो उसे हम कैश का नेगेटिव बैलेंस मानते, बैंक का नेगेटिव बैलेंस मानते और लाइबिलिटी साइड में अपने दिखा देते। तो ये तो हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं नीचे। अब देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 18। देखो ये पर्टिकुलर डेट हमें गिवन है। इस दिन 4500 रुपये का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन चूँकि हमारी इनकम है, इनकम के बैलेंस अगर आउटस्टैंडिंग होते हैं तो वो हमारी एसेट होते हैं, जिन्हें हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। तो एसेट साइड में इसका बैलेंस जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये है बेटा 4500 रुपये। ठीक है, फिर कह रहा है 31 मार्च 19 को 6000। 19 का तो डाटा हम बना ही नहीं रहे ना, तो 19 की आपको डेट छोड़नी है। आप 18 के डाटा मैच करिए। ठीक है, उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। अब देखो, बिगनिंग वर्ड दे दिया, इसका मतलब ये ओपनिंग है, तो कन्फ्यूज मत हो ना, हर तरह की लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए। बिगनिंग में जो रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है वो 1000 रुपये का है। अगर आपको ये ना पता चले कि कोई भी आइटम जो दिया है वो इनकम का है कि एक्सपेंस का है, तो आप उसको यहाँ देखें। अगर वो आइटम पेमेंट की साइड दिया हुआ है तो एक्सपेंस होगा, अगर वो आइटम इनकम की तरफ दिया हुआ है तो हमारी रिसिप्ट्स की तरफ दिया हुआ है तो इनकम होगी। अब रेंट है, रेंट बेटा इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। अब देखिए, रिसिप्ट साइड में कोई भी रेंट नहीं है कोई बात नहीं। पेमेंट साइड में आए, रेंट दिया है, इसका मतलब जो रेंट है ये खर्चा है। तो रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है और ये खर्चा है तो लाइबिलिटी साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया बेटा 1000 रुपये का दिया हुआ है। मैं देखो ये 1000 रुपये, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। इसके बाद और एंड में है 1500। एंड का तो लेना ही नहीं हमें। फर्नीचर को ख़रीदा गया 1 जुलाई 18। कहाँ कितने का ख़रीदा गया नहीं पता। ये देखो आपको पेमेंट साइड के अंदर मिलेगा। पेमेंट साइड के अंदर अगर कोई भी आपको एसेट दिखती है तो उसका मतलब होता है वो हमने ख़रीदी है। तो देखो फर्नीचर दिया है यहाँ पर, यानी कि जो 6000 का फर्नीचर है ये कहाँ से आया, ये हमने जुलाई 18 में ख़रीदा था। हम तो 31 मार्च के डाटा बना रहे हैं, तो जुलाई का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ठीक है, छोड़ देंगे। अप्रैल 18। अब देखो, अप्रैल 18 हो या चाहे मार्च 18 हो, बात एक ही है। अप्रैल 18 में क्लब के पास फर्नीचर थे 8000 के, तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। चूँकि फर्नीचर एसेट होता है तो एसेट साइड में इस दिन फर्नीचर हमारे पास 8000 का था और हमने जुलाई में और ख़रीद लिया, इसका बाद में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट थे हमारे पास 15000, इसी डेट को इन्वेस्टमेंट थे 15, तो इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स होते हैं, इसे भी हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट 15000 के। इसके बाद है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। ये ड्यूरिंग द ईयर की बात है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन के डाटा अगर गिवन है पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली तो आपको लिख देने हैं, अदरवाइज़ कोई भी डाटा आपको नहीं लेना है, छोड़ देना है। ठीक है, हम इसका टोटल लगाएंगे बेटा 15/8 23, 23/4 27, 4 31, 31,900। ध्यान रखना बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमेशा डिफरेंस आएगा और डिफरेंस आपका लाइबिलिटी तरफ आएगा और उस डिफरेंस को हम लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल मत लिखना क्योंकि एनपीओ के अंदर कैपिटल नहीं होती, कैपिटल फंड होता है। और ब्रैकेट में लिख देंगे आप बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग भी नहीं लिखेंगे, खाली बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा बेटा 30,900। तो ओपनिंग कैपिटल फंड ज्ञात करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इसके जस्ट बाद आप सेकंड नंबर पे बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर। ये सीक्वेंस होता है अकाउंट्स बनाने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें लिखेंगे आप ऑफ स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडेड। ये फॉर द ईयर क्योंकि ये पूरे साल के लिए बनता है इसलिए 4 लगाते हैं। ये पर्टिकुलर डेट को बनती है इसलिए एज एट लिखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 19। ये ध्यान रखना
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आप करंट ईयर के लिए बनाते हैं, तो करंट ईयर की डेट यानी जिस डेट का R&P है उसी डेट के लिए आप बनाएंगे, उसी ईयर के लिए बनाएंगे आप अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल P&L की तरह होता है। चूँकि डेबिट साइड है, इसका नॉमिनल नेचर होता है, तो डेबिट साइड में आएंगे आपके एक्सपेंडिचर, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ क्रेडिट साइड में इनकम्स आएंगी और यहाँ पर आपका रुपीज़। ठीक बेटा, अब देखिए आपको एक एक आइटम यहाँ से और यहाँ से मैच करना है। रिसिप्ट साइड में आपको इनकम्स दिखेंगी, पेमेंट साइड में आपको एक्सपेंस दिखेंगे। तो ध्यान रखना, पेमेंट साइड में सारे खर्चे होते हैं, भूल कर भी आपको उन इनकम में नहीं लिखना है। रिसिप्ट साइड में सारी इनकम होती हैं, तो इनका एक भी आइटम एक्सपेंस में नहीं जाना चाहिए, आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले एक एक आइटम उठा लेते हैं, रिसिप्ट साइड कर लेते हैं, यानी कि रिसिप्ट साइड इसका उठाएंगे तो इसका इनकम साइड पूरा हो जाएगा। देखिए एक एक आइटम को मैच करना है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स भी होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होती है। हमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स को उठाना है सिर्फ। टू बैलेंस बीडी, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, ख़त्म। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन सबसे बड़ी इनकम होती है, तो ध्यान रखना सब्सक्रिप्शन हमेशा इनकम साइड में आता है। अब सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, कैसे आएगा, इसके लिए मैंने आपको अकाउंट सिखा रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, चूँकि ये बाई साइड है, मैं लिख दूँगा बाई सब्सक्रिप्शन, और इसके ब्रैकेट में लिख दूँगा वर्किंग नोट 1, यानी कि मैं इसको वर्किंग नोट 1 के थ्रू कैलकुलेट करूँगा कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बनता है। ठीक है, उसके बाद अगला आइटम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेटा हमारी नॉर्मल इनकम होती है। अब देखो यहाँ पर कोई भी आइटम आप लिखते हैं यहाँ पर या यहाँ पर, तो उसकी एडजस्टमेंट चेक कर लेना कि उस आइटम की एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के साथ, अदरवाइज एज इट इज। हमने देखा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की कोई भी एडजस्टमेंट हमें यहाँ से और यहाँ तक कहीं पर भी नज़र नहीं आई, इसका मतलब ये सिंगल आइटम है, एज इट इज आ जाएगा। तो मैं लिख दूँगा बाई इंटरेस्ट, और ये मुझे गिवन है बेटा 2500 रुपये का, मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला आइटम है टूर्नामेंट फंड। देखो किसी भी वर्ड के साथ फंड दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाना, तुरंत दिमाग लगाना कि ये फंड बेस अकाउंटिंग का पार्ट है, बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन फंड बेस अकाउंटिंग में हमने एक चीज़ और सीखी थी कि अगर फंड के खर्चे उसकी इनकम से ज़्यादा हैं तो जो ज़्यादा खर्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो जब भी आपको कोई फ़ंड मिले आप उसको तुरंत मैच कर लेना कि क्या फ़ंड उसके खर्चों से ज़्यादा है कि कम है। तो हमने कहा भी टूर्नामेंट के लिए हमें मिले थे 12,000, इसके खर्चे कहाँ मिलेंगे, अपोजिट साइड में। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, देखो टूर्नामेंट के एक्सपेंस कितने हैं, 7500, यानी कि हमारे पास फ़ंड गुल्लक में पैसे ज़्यादा हैं जबकि खर्चे हुए हैं सिर्फ 7,500, यानी कि अभी भी हमारी जो फंड है उसमें बैलेंस बच रहा है। तो ये ट्रीटमेंट आएगा बेटा सारा का सारा बैलेंस शीट में। अगर ये हमारी फंड कम होते, खर्चे ज़्यादा चले जाते, तो जितने ज़्यादा खर्चे एक्स्ट्रा चले जाते वो खर्चे पहले हम यहाँ दिखाते। तो ये ट्रीटमेंट हमारा होगा बेटा बैलेंस शीट में, छोड़ देंगे। डोनेशन, अगर आपको सिंपली डोनेशन दिया है बिना किसी पर्पज़ के, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पवेलियन फंड, डोनेशन फॉर फलाना, अगर सिंगल डोनेशन है, डोनेशन के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है, तो पूरा का पूरा डोनेशन बेटा आपको इनकम मानना है। तो मैं इस सारे के सारे डोनेशन को इनकम मान लूँगा, डोनेशन, और ये मुझे मिला है बेटा 6,000 रुपये का। ये कितने का मिला है मुझे, 6,000 रुपये का। ठीक है, डोनेशन के बाद आता हूँ डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। देखो यहाँ पर डोनेशन के साथ में पर्पज़ लिख दिया, बिल्डिंग को बढ़ाने के यानी और बिल्डिंग बनवाने के लिए डोनेशन मिला है। तो अगर डोनेशन आपको किसी पर्पज़ के लिए मिलता है तो वो आपकी लायबिलिटी होती है, आप उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे। अगला है रिसिप्ट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन द ईयर बुक। ये हमने एडवर्टीजमेंट करवाया था कोई, तो उससे हमें कुछ रिसिप्ट्स मिली, तो ये नॉर्मल इनकम है हमारी, इसको नॉर्मल इनकम में आप ट्रीट करेंगे और इनकम साइड में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे बाई रिसिप्ट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट ₹5200। देखिए बेटा हमने सारे के सारे यहाँ से लेकर और यहाँ तक के आइटम में रेवेन्यू रिसिप्ट्स को छांट लिया, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया अपनी इनकम साइड में, और जो हमने छोड़े हैं आइटम इसके अंदर
वो जाएंगे हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आप एक ही क्वेश्चन से सब कुछ समझ लो, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। अच्छा जी, इसमें आ जाते हैं बेटा। अब पेमेंट साइड में हमें खर्चे खर्चे छांटने हैं। एसेट्स वगैरह होंगी यहाँ पर तो वो बैलेंस शीट का पार्ट होंगी, और जो नॉर्मल खर्चे होंगे वो हमारे एक्सपेंस साइड में आएंगे। तो पहला है बेटा सैलरी। सभी जानते हैं सैलरी एक नॉर्मल खर्चा होता है, नॉर्मल एक्सपेंस होता है। अब देखिए सैलरी मैंने लिखा, लेकिन सैलरी के लिए यहाँ एडजस्टमेंट चेक कर लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन, रेंट, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन, यानी कि सैलरी से संबंधित कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी एज इट इज़ मेरा खर्चा बन जाएगी और एक्सपेंस साइड में आ जाएगी 18,200। तो मैंने लिखा टू सैलरी 18,200, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है रेंट। रेंट भी नॉर्मल खर्चा होता है, लेकिन रेंट की एडजस्टमेंट है, तो रेंट की एडजस्टमेंट को हम ठीक करके लिखेंगे। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले यहाँ पर रेंट, और ये अमाउंट मैं यहाँ पर रखूँगा, यहाँ लिखूँगा उसका नेट टोटल। तो रेंट मेरे को पेमेंट साइड में गिवन है बेटा 15,000 का। ये देखो आपको रेंट कितना गिवन है, 15,000। अब देखो रेंट आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग में भी और एंड में भी। मैंने इसकी एडजस्टमेंट आपको करवाई थी कि आउटस्टैंडिंग हमेशा क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं आउटस्टैंडिंग के वो जुड़ते हैं, ओपनिंग बैलेंस जो होते हैं आउटस्टैंडिंग के वो लेस होते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और लेस कर दूंगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये एडजस्टमेंट ध्यान रखना, क्योंकि क्लोजिंग जो होते हैं आउटस्टैंडिंग वो हमारे करंट ईयर का पार्ट होते हैं जो कि हमने अभी चुकाए नहीं हैं, इसलिए इनको जोड़ देते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग चूँकि पिछले साल के खर्चे होते हैं जो हमने पिछले साल नहीं चुकाए थे, तो पिछले साल के खर्चे हैं, इसको यहाँ से हटाना पड़ता है। तो देखिए हमारे पास बिगनिंग में रेंट है 1,000 का, तो बिगनिंग वाला मैं यहाँ लिखूँगा, और एंड वाला है 1,500। तो ये मेरा नेट ट्रीटमेंट होगा। अब देखो 1,500 जुड़े हैं, 1,000 घटे, यानी 500 जुड़ेंगे, तो नेट मेरा आया 15,500। ये मेरा नेट टोटल आया। तो कोई भी एडजस्टमेंट अगर होती है तो आपको इस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करनी है। नेक्स्ट आइटम बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये एक नॉर्मल खर्चा होता है, यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है प्रिंटिंग स्टेशनरी की, तो एज इट इज़ आप 7300 रुपये लिख देंगे। यहाँ लिखूँगा मैं टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हो गया मेरे बच्चे 7300 का। नेक्स्ट एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो। नॉर्मल खर्चा है, चैरिटी के ऊपर हमने कोई शो करवाया, उसके ऊपर खर्चा हुआ 16,100 रुपये का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी 16,100 रुपये। अच्छा बेटा आगे टूर्नामेंट एक्सपेंस। अब यहाँ पर आप देखना कोई भी ऐसा खर्चा है ना, टूर्नामेंट एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, तो देखना कि उसके रिलेशन में कोई फंड तो नहीं था। अब देखो टूर्नामेंट के लिए तो फंड मिला था, तो टूर्नामेंट के सारे खर्चे इस फंड में से घटेंगे, और वो भी कहाँ पर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो इसको छोड़ देते हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट आपने खरीदे, तो बेटा इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होते हैं, इन्हें ही नॉर्मल खर्चा मत मानना। इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे। फर्नीचर भी हमारी एसेट होती है, तो जो आइटम आपको यहाँ पर एसेट का नज़र आए उसको आपको एक्सपेंस में नहीं लिखना है, उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है। नेक्स्ट है बाई बैलेंस सीडी। जिस प्रकार ओपनिंग टू बीडी हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है, उसी प्रकार बाई सीडी हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो कैश है ये बैलेंस शीट में जाएगी। तो देखो हमने यहाँ से सारे खर्चे उठा कर यहाँ पर लिख लिए। अब एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं कि सारी एडजस्टमेंट कर ली कि नहीं करी। सब्सक्रिप्शन, इसका अकाउंट बनाना बाकी है, अभी लिखेंगे। रेंट की एडजस्टमेंट कर ली। फर्नीचर खरीदा है, ये एसेट का पार्ट है। फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट का पार्ट है। लेकिन यहाँ इसने कह दिया कि डेप्रीसिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर 10%। इसका मतलब फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगेगा, डेप्रीसिएशन तुम्हारा नॉर्मल खर्चा होता है, तो देखिए यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर वर्किंग नोट 2। इसे मैं वर्किंग नोट 2 के द्वारा आइडेंटिफाई करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो एक फर्नीचर तो मुझे यहाँ पर दिया है 8,000 का, फिर मैंने साल के दौरान 6,000 का और ख़रीद लिया, तो कहीं ना कहीं टुकड़ों में लगेगा डेप्रीसिएशन। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं वर्किंग नोट 1 के लिए जगह छोड़ देता हूँ,
यहाँ बनाऊँगा मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, 6 लाइन का बनेगा मेरा, ठीक है। और यहाँ मैं बनाऊँगा बेटा वर्किंग नोट टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। तो कोई भी एडजस्टमेंट वाला अमाउंट अगर आप डायरेक्टली ना कैलकुलेट कर पाओ तो उसके वर्किंग नोट बना देना बेटा, ठीक है। तो देखो फर्नीचर, सबसे पहले देखिए ये फर्नीचर जो आपको दिया है ये आपका 8,000 का था 1 अप्रैल 18 को, यानी कि आपने 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक इस पूरे फर्नीचर को यूज किया, तो 8,000 पर तो पूरे 1 साल का लगना चाहिए बेटा डेप्रीसिएशन। फिर आपने ये जो फर्नीचर ख़रीदा है 6,000 का, ये कब ख़रीदा है? जुलाई 18 में। तो आपके पास ये फर्नीचर कब आया? जुलाई में। और आपने इसको मार्च 19 तक यूज किया, तो आपने 9 महीने इस फर्नीचर को यूज किया, 12 महीने इसको यूज किया, तो इस पर तो लगेगा पूरे 12 महीनों का, 1 साल का, और इस 6,000 पे लगेगा पूरे 9 महीनों का। तो मैं लिखूँगा कि 10% ऑन ₹8,000, क्योंकि 8,000 को हमने पूरे साल के लिए यूज किया है 800, और 10% ऑन 6,000 फॉर 9 मंथ्स। चूँकि ये हमने जुलाई में ख़रीदा है इसलिए 9 महीनों का चार्ज करेंगे, तो 9 महीनों का ये बेटा बनेगा 600, और 6,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो 600 का 9/12 12 से 5 नहीं 45, 450 रुपये। तो टोटल मेरा डेप्रीसिएशन हो गया बेटा 1,250। तो ये मैंने 1,250 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले मैं सारे आइटम लिख देता हूँ, टू BD, बाय BD, टू इनकम एक्सपेंडिचर, बाय R&P, टू बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। ये आइटम तो लिखने ही लिखने। अब जिसकी अमाउंट गिवन है वो लिख देना, जिसकी अमाउंट गिवन नहीं छोड़ देना। सबसे पहले लिखूंगा टू बैलेंस BD के सामने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखा है कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में कितना था 4500, लिख दिया मैंने। इनकम एक्सपेंडिचर डिफरेंस निकल के आएगा। आपको कहीं पर भी सब्सक्रिप्शन के बारे में एडवांस नहीं है तो ना तो ओपनिंग एडवांस आएगा बेटा, ना क्लोजिंग एडवांस आएगा। R&P, आपको R&P के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन गिवन है 46,100, ये आप R&P के सामने लिख देंगे। चूँकि आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया है ऑन 31 मार्च 6,000, तो आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया बेटा आपका 52,100, और 52,100 में से 4500 गए तो 52,100 में से 4500 गए तो 0 0, 11 में से 5 गई 6, 11 में से 4 गई 7, 47,600। ये आपका डिफरेंस निकल के आया है। ये आपकी करंट ईयर की इनकम है जिसे आप यहाँ पर लिख देंगे 47,600, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अब मैंने एक एक एडजस्टमेंट इसकी कर ली है, सारे ये आइटम ले लिए, ये ले लिए, सारी एडजस्टमेंट डील कर ली। अब मेरा इनकम एक्सपेंडिचर तैयार है। अब आप इसका टोटल करेंगे। अगर आपका इनकम साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर आप टू सरप्लस, और अगर ये साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस यहाँ पर आएगा, उसे लिखेंगे बाई डेफिसिट। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हमारा सही है, इसलिए हमारा देखो एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है कितनी 2950। तो ये क्वेश्चन चूँकि मैंने किया हुआ है तो मेरे याद है पूरा। तो आप लिखेंगे टू सरप्लस भी लिख सकते हैं आप, टू सरप्लस 2950, और यहाँ पर आप लगा देंगे टोटल। इसका टोटल मेरे ध्यान नहीं है कितना आएगा, यही इसका डिफरेंस यहाँ पर आएगा। तो इसका आप टोटल लगा के इसको पूरा कर देंगे, आपका डिफरेंस ये निकल के आएगा, ठीक है। जैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर बन जाए हम तुरंत अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट पर पहुँचेंगे। क्लोजिंग वर्ड नहीं लगाएंगे आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ स्टार क्लब, ये आपको लिखना है एज एट 31 मार्च 19। जिस ईयर का आपको R&P गिवन है उसी डेट को क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है, और उससे 1 साल पहले ओपनिंग बैलेंस शीट। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट के डाटा हम कैसे लिखेंगे, वही यहाँ पर लाइबिलिटी, रुपीज़, एसेट्स रुपीज़,
देखिए अब कैसे पता चलेगा, कैसे उठाएं इसके डाटा। सबसे पहले तो आप R&P में देखिए, और सबसे लास्ट में जो बाई CD आपको दिखता है, बाई CD चाहे यहाँ पर दिखे चाहे यहाँ पर दिखे, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट होता है। देखो बाई CD दिखता है तो ये कैश का पॉजिटिव बैलेंस कहलाएगा बेटा, क्योंकि ओपनिंग यहाँ पर है तो क्लोजिंग हमेशा अपोजिट साइड में होता है। तो ओपनिंग अगर ये पॉजिटिव है तो क्लोजिंग ये पॉजिटिव होगा। अगर आपका बाई CD यहाँ पर दिखता है तो समझ जाना बेटा ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है क्लोजिंग कैश का। तो नेगेटिव बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड में आएगा। चूँकि ये पॉजिटिव बैलेंस है 16,100, ये मेरा क्लोजिंग कैश माना जाएगा, क्लोजिंग कैश। ठीक है, तो मैं इसे अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखूँगा कैश, और ये बेटा मेरे को दिया हुआ है 16,100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस एग्जैक्ट डेट, यानी कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाओ ना, देखो बेटा एक नियम याद रखना, इस डेट को जो बैलेंसेज हैं वो तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में जो डाटा लिखे हैं उनको भी यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ओपनिंग में अगर आपके पास कुछ एसेट्स थी तो क्लोजिंग में भी तो बचेंगी ना वो। अच्छा, ये मैंने कैश लिख लिया। अब देखिए, अब मैं एक बार अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट पर नज़र डालता हूँ। कैश के बाद मेरे पास था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये ओपनिंग का था, क्या मेरे को क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है, लिखा है कि 31 मार्च 19 को आपको 6,000 का क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, तो ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन मेरा यहाँ पर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000, ये मेरा क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आ गया। फिर मैं अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को चेक करूँगा। फिर मैंने लिखा था फर्नीचर, अगर मेरे पास ओपनिंग में फर्नीचर था तो क्लोजिंग में भी होगा, अगर मैंने बेचा नहीं होगा तो फर्नीचर मेरे पास 8,000 का था, और आपने पेमेंट साइड में फर्नीचर दिखा रखा है, इसका मतलब ये तो आपके पास था ही था ओपनिंग में, आपने इतना और परचेज कर लिया तो आपके पास फर्नीचर हो गया 8 और 6 14,000 का फर्नीचर आपके पास हो गया, लेकिन 10% डेप्रिसिएशन भी घटाया था आपने। तो मैं लिखूँगा बेटा यहाँ पर फर्नीचर इज इक्वल टू 14,000। कैसे आया, 8 आपके पास स्टार्टिंग में था, 6 आपने और परचेज कर लिया, और डेप्रिसिएशन चूँकि लगा है तो डेप्रिसिएशन आपको घटाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन लगा था बेटा 1250, तो ये बच गया 12,750, इतना फर्नीचर मेरे पास बच गया। फिर मैं चला गया ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट, मेरे पास ओपनिंग में थे 15, तो क्लोजिंग में भी तो कुछ ना कुछ बचे होंगे। तो देखो ओपनिंग में तो इन्वेस्टमेंट आपके पास 15 के थे, आपने पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखे हैं, यानी कि आपने और इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, लिखा है परचेज 10। देखो बेटा 15 के शुरू में थे, 10 के और ले ली तो 25 हो गए, इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कितने दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, 15 और 10 25। इस तरह से आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग के डाटा तो उठाने हैं, और उसके अंदर अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसको भी शो करना है। ठीक है बेटा, ये मैंने ये दिखा दिया। अब देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने सारी की सारी एसेट्स को क्लोजिंग में ट्रांसफ़र कर दिया। लाइबिलिटी में आता हूँ, मेरे पास आउटस्टैंडिंग रेंट था ओपनिंग में, क्या मेरे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट है, लिखा है। रेंट आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में इतना और एंड में इतना, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट, ये था बेटा मेरा 1500 का। इसके बाद यहाँ पर था कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड को मैं बाद में लिखूँगा, चलो यहीं पर लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने लिया कैपिटल फंड। देखो कैपिटल फंड की आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आप लिखेंगे कैपिटल फंड, इसके नीचे सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना पैसा आपका कैपिटल फंड का आया था, 30,900, इसको आप लिख देंगे यहाँ पर 30,900। इस कैपिटल फंड के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिजल्ट को लेस या ऐड करते हैं। अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस दिखता है तो ऐड कर देना, यहाँ डेफिसिट दिखता है तो लेस कर देना। तो चूँकि मेरे पास सरप्लस है तो मैं इसमें ऐड करूँगा सरप्लस, जो कि मेरा 2950 रुपये का आया है। तो 30 और 2 32, 32 और 1 33,
33,850, इतनी मेरी क्लोजिंग कैपिटल फंड हो गया। ओपनिंग के अंदर मैंने साल का प्रॉफिट जोड़ा, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल फंड आ गया। तो देखो बेटा, मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट सारी की सारी विद एडजस्टमेंट क्लोजिंग में ट्रांसफ़र कर दी है। अब मैं देखता हूँ कि कोई बैलेंस बचा तो नहीं है। अब देखो, यहाँ से ही एक एक आइटम को चेक करो। ये आइटम आपने लिख लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, टूर्नामेंट फंड, इसको आपने कहीं पर भी नहीं लिखा अभी तक। तो देखो, फंड बेस अकाउंटिंग हम करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड आपको बेटा दिया हुआ है 12,000 रुपये का। इसमें से जो टूर्नामेंट के एक्सपेंस हैं वो लेस कर दो 7.5। इसे बोलते हैं फंड बेस अकाउंटिंग। टूर्नामेंट एक्सपेंस 7.5। तो आपके पास अभी भी फंड में कितना पैसा बचा है बेटा? 4.5, यानी 4,500 रुपये अभी गुल्लक में हमारे और बचे हैं। ठीक है। इसके बाद डोनेशन ले लिया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, यानी बिल्डिंग के लिए आपको डोनेशन मिला था, ये स्पेशल डोनेशन है, लाइबिलिटी बन जाएगी 20,000 की। इसे दिखाऊंगा मैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। स्पेशल डोनेशन बेटा हमेशा लाइबिलिटी में आते हैं। तो देखो, इस साइड के सारे आइटम मैंने डील कर ली। यहाँ तक सैलरी लिख ली, रेंट लिख ली, प्रिंटिंग लिख लिया, चैरिटी शो लिख लिया, टूर्नामेंट एक्सपेंस लिख लिया, इन्वेस्टमेंट लिख लिया, फर्नीचर लिख लिया, कैश लिख लिया। सारे के सारे आइटम मैंने यहाँ के ले लिए। क्या मैंने सब्सक्रिप्शन ओपनिंग लिखा, लिख लिया, क्लोजिंग लिखा, लिख लिया, रेंट आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लिखा, लिख लिया, क्लोजिंग लिख लिया, फर्नीचर को एडजस्ट कर दिया, कर दिया, ओपनिंग ले लिया, इन्वेस्टमेंट ले लिया, डेप्रिसिएशन। यानी मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक भी एडजस्टमेंट नहीं छोड़ी जो कि कहीं ना कहीं ना लिखी हो। अब मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब बेटे, जब आप इसका टोटल लगाएंगे तो ये टोटल आपका बिना डिफरेंस के मैच कर जाएगा। ठीक है, आप इसका टोटल लगाना, ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। बिल्कुल आपका एकदम जो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है 59,850 के करीब आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस शीट ध्यान रखना बेटा, बिना किसी डिफरेंस के मैच होती है। तो ये क्वेश्चन करवाने के पीछे लॉजिक ये था बेटा कि आपको जब आगे बड़े क्वेश्चन, देखो आगे सारे हमारे बड़े क्वेश्चंस दिए होंगे टोटली, जिसमें आपको आर एंड पी हर क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। तो आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक इसका कॉन्सेप्ट और बचता है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। आप इतना सीखिए, और इसके बाद जस्ट इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। यानी कि आपकी बुक में जो भी सीक्वेंस है 96,200 वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। इससे आगे के 2 क्वेश्चन, 2 बता रहा हूँ बेटा, चेक शाम तक मेरे को भेजने हैं उनको। 2 क्वेश्चन आगे के आपको इसी पैटर्न के आधार पर बनाने हैं। प्रैक्टिस करो, गलत होगा काटा लगा दो, फिर बनाओ, फिर गलत होगा काटा लगा दो। और जिस दिन आपका सही मैच हो गया ना, आप उस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है मेरी। तो प्रैक्टिस करें, और आगे के 2 क्वेश्चन मेरे को आप शाम तक बनाकर भेजें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।